हेलो बच्चों, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन है ना, उसके लेक्चर नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपने उम्मीद करता हूँ पिछले 5 लेक्चर देख लिए होंगे और पिछले 5 लेक्चर में जितना भी हुआ है उस पर क्वेश्चन भी सोल्व किए होंगे। और क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चन मतलब थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। और न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा मज़ा आया होगा क्योंकि अभी तक जितना हमने कवर किया वो न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा है ना। और आज का गोल क्या है हमारा? आज हम राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। सर पिछले 4 लेक्चर से, पिछले 2 लेक्चर से यही पढ़ रहे हैं, है ना, राउल्ट्स लॉ ही पढ़ रहे हैं। बेटा वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का है, ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में अब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। मतलब ये भी सारे टॉपिक ही हैं, ये आज का हमारा गोल है, इसको हम कवर करेंगे। और ये क्या लिखा हुआ है सर? असाइनमेंट। असाइनमेंट दोगे? हाँ दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगी, बीच में भी मिल सकती है। कैसी होगी सर? बोर्ड्स के लिए अलग होगी और जेई के लिए अलग होगी। मीन्स एक ही चैप्टर की 2 असाइनमेंट। हाँ जी, एक ही चैप्टर की 2 असाइनमेंट होंगी जिसमें बोर्ड्स के क्वेश्चन अलग होंगे, जेई के क्वेश्चन अलग होंगे। तो आपका किसी भी लेवल पे नहीं छूटेगा। जिसको ये डाउट है सर थ्योरी कम हो रही है, बोर्ड्स में थ्योरी भी आती है वो भी लिखना है, तो भैया होगी ना। ठीक है, बोर्ड्स के लेवल पे भी हम कर रहे हैं, जेई के लेवल पे भी हम कर रहे हैं। और जब आप जेई के लेवल पे कर रहे हो तो बोर्ड्स में तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलनी है। तो जो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 है ना। मेरा जो है, आपका 100 आउट ऑफ 100 है, मेरा जो है वो 80 आउट ऑफ 80 है। ओ सॉरी 70, 70 का आता है ना, 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, मैं आपकी 70 में मदद करूँगा, बाकी के जो 30 हैं वो आपको आपके स्कूल वाले देंगे, गिफ्ट करेंगे। 30 में से कितने नंबर देते हैं? जो आपने जितनी शैतानियाँ करी होंगी, जितना टीचर का खून पिया होगा, उस खून के लिए वसूले भी जाएंगे। तो ध्यान रखना, क्लास ट्वेल्थ में मैं बता रहा हूँ भैया, 30 में से 30 लगवा लेना। ऐसे ही कुछ हरकतें मत करना कहीं से पढ़ के। कई बार बच्चे मतलब ईगो पे ले जाते हैं, है ना, हम तो टीचर तो इतना रफ करा रहा है, हमें तो बहुत ज़्यादा आता है, हम नहीं टीचर की बात सुनते। ऐसा नहीं करना। स्मूथली आपकी ट्वेल्थ निकलनी चाहिए। 30 नंबर का सवाल है भाई। ठीक है, और ये सब करने के लिए कहाँ पे बने रहना है? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे, आपका अपना प्यारा सा चैनल ट्रेंडिंग ट्यूटर। भैया इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर लो। दोनों के दोनों बटन फ्री हैं, दबा के देखो, कोई पैसा लिया जाए तो छोड़ देना, है ना। क्यों कह रहा हूँ? अरे बहुत से बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अभी भी शेयर नहीं कर रहे, देखे जा रहे हैं। अरे देख 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 के क्या कर रहे हो भैया? कर दो, हमें भी फायदा होगा आपके लिए, और अच्छे अच्छे लेक्चर आएंगे, है ना। क्यों करें सब्सक्राइब? ढीठ है हम, है ना। माँ बाप की नहीं सुनी, आपकी क्यों सुने? मैं बताता हूँ क्यों सुनो। भैया इतने प्यारे प्यारे लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पीसीएम का कोर्स 11th के लिए, 12th के लिए पूरा आपका फ्री चल रहा है। आपका कोई भाई बंधु जूनियर 11th में है, कोई आपके सिबलिंग्स 11th में है, रिकमेंड करो। बोर्ड्स के हिसाब से अलग तैयारी हो रही है, मेंस की, एडवांस की, सब सब तैयारी हो रही है। क्लास नोट्स मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रही है। और ये जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपकी कोई आंसर की नहीं होगी, उसके आपको डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और असाइनमेंट कब मिलेगी सर? जितने टॉपिक हो गए, अगर टॉपिक वाइज मिलती है तो जितने टॉपिक हो गए, ठीक है, रिवाइज करो और उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी। मान लो ये चैप्टर खत्म हो जाता है, 2 दिन तक रिवाइज करो, थर्ड डे या फोर्थ डे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। और ये असाइनमेंट आपको ऐसे लगानी है बेटा कि अगर इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन इकट्ठे ही करोगे, एक ही टाइम पे बैठ के 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे। अगर इसमें 50 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो वो 50 क्वेश्चन भी आप एक साथ ही सोल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि 20 अब कर लिए, 20 कल कर रहा हूँ, 10 कब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सब आपको ज़ीरो फी में मिल रहा है। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपकी मदद कर रहा है। अब आप हमारी मदद करो ग्रो करने में, ठीक है, क्योंकि आप ही हो हमारा सहारा, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये एक ना एक बड़ा ही कॉमन डाउट आ रहा है हेनरी लो के ऊपर। ठीक है सर, हेनरी लो, हेनरी लो, हेनरी लो, या अभी तक आपने नहीं कराया? क्यों नहीं कराया बेटा? हम अभी तक वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है। अब मैं ये भी बता देता हूँ आपका ये क्यों आ रहा है। ठीक है, देखो, हमने ये लेक्चर नंबर 3 से ये स्लाइड है, मैंने आपको दिखाई भी थी, मतलब ये चीज़ है पहले करी हुई है। वहाँ पे ना हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और हमने गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने बोला कि हेनरी लो होगा, और यहाँ से मैंने स्टार्ट कराया, देखो स्टार भी लगाया हुआ है कि ये लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का पोर्शन ज़्यादा है, तो ये हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया है।
अब इसके अंदर हेनरी लॉ आता ही नहीं यार, है ना। हेनरी लॉ बेटा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में आता है। बच्चे मेरे पास बोर्ड से डाउट कर रहे थे, सर आपने हेनरी लॉ नहीं कराया, उसकी एप्लीकेशन नहीं कराई। कोई बात नहीं, जब हम पहुंचेंगे, आज हम यहाँ पे हैं। सेकंड, ये कर रहे हैं आज हम, ये स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, ये खत्म होगा फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे बेटा। आपका 1 घंटे का टॉपिक भी नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है ये, ठीक है। हेनरी लो, ये ज्यादा, इसमें से ज्यादा पोर्शन बनेगा आपका। जो न्यूमेरिकल बेस के चैप्टर हैं, सॉल्यूशन चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस है, थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स न्यूमेरिकल बेस है। इन्हीं 3 चैप्टर से आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे केमिस्ट्री में, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन से ही ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी आएगी, जब पढ़ेंगे तो थ्योरी भी, इसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे करेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। और ऐसा मेरे को पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि स्कूल में, प्यारे प्यारे स्कूल में, आपको पहला टॉपिक ही हेनरी लो कराया जाता है ना। इवन हो सकता है एनसीईआरटी में भी ऐसे ही गिवन हो, हमारा पैटर्न अलग हो सकता है। हमने वो चीज़ पढ़ी है जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। और मेरे पास बच्चे क्वेश्चन तो ये भी कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं वो क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट है, डाउट है, क्या है। एक प्यारी सी बच्ची मेरे को कहती है कि सर मेरा न्यूमेरिकल फ्रंट बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन ना आप थ्योरी नहीं करा रहे। हेनरी लो नहीं कराया है, उसकी एप्लीकेशन नहीं कराई। आई होप आप ये लेक्चर देख रहे हो बेटा, और मैंने आपको, है ना, इसका आंसर किया भी था कि हम हेनरी लो पे जब आएंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में तब करेंगे। और मुझे वो पढ़ के अच्छा भी लग रहा है ना। और मैं हंस भी रहा हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि मेरा ना न्यूमेरिकल फ्रंट बिल्कुल क्लियर है। न्यूमेरिकल में मेरे को कोई डाउट नहीं है, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। और जबकि नॉन मेडिकल में आधे बच्चे ये रोते हैं कि हमारे तो न्यूमेरिकल ही नहीं हो रहे सर, न्यूमेरिकल हमें समझ ही नहीं आ रहे सर। तो आई होप आप भी ये लेक्चर देख रहे हो, तो ये भी होगा बेटा, ठीक है। टाइम आने पे ये भी होगा जब हम गैस एंड लिक्विड की बात करेंगे। तो आज मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको, आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी अभी 5 लेक्चर्स जितने भी आपने पढ़े, है ना, उसमें से कुछ कंसंट्रेशन टर्म के थे, और फिर जहाँ से वेपर प्रेशर स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके अब तक हमने लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन को ख़त्म किया है। आज हम सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? चलो, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर दें, है ना। क्वेश्चन से शुरुआत हो जाए तो बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, वेपर प्रेशर दिए हुए हैं ए और बी के 75 mm Hg एंड 25 mm Hg। ये कौन से वेपर प्रेशर है सर? ये प्योर वाले हैं, नहीं लिखा हुआ तो भी बेटा ये क्या है, ये प्योर वाले हैं। पी नोट ए आपको दिया हुआ है 75 mm Hg, ठीक है। और पी नोट बी दिया हुआ है आपको 25 mm Hg respectively. If A and B are mixed such that mole fraction of A in the mixture is 0.4, A और B को आपने मिक्स किया, तो अब समझ आया ये कौन से हैं, ये तो प्योर ही होंगे। मोल फ्रैक्शन ए का 0.4 था, तो यहां से मेरे को ऑटोमेटिकली बी का भी निकाल सकता हूं मैं 0.6, बी का भी निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा 0.6। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, लेकिन वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें बी का वेपर फेज में। तो ये हमें पता है, मोल फ्रैक्शन बी का वेपर फेज में निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी बी अपॉन पी टी। पी बी क्या होगा? पी नोट बी एक्स बी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। और ये क्या होगा? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही होगा। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है?
ये मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। आई होप सारी चीज़ें हैं, है ना? सभी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो अप्लाई करो। तो ये कितना है, 25 इंटू 0.6 अपॉन 25, सॉरी 75 इंटू 0.4 प्लस 25 इंटू 0.6। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ, ये 10 हो गया, कितना आएगा, 330 प्लस ये कितना आ गया, 15। बॉटम में मेरा कितना बना, वाई बी 25 इंटू 0.6 अपॉन कितना आया, 45 आएगा ऐसा ना, 30 प्लस 15 45। यस। तो ऊपर ये कितना बना, ये बना 15 अपॉन 45। भैया 25 6 150, है ना, 150 डिवाइडेड बाई 10 15। सर आप ऐसे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? ऐसे ही हो रही है। ये कितना आ जाएगा, 0.33। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज 0.33। ठीक है, आई होप आपका भी यही आया है। क्लियर है? आपका भी यही आया होगा, बहुत बढ़िया। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर थ्योरी थ्योरी, बेटा ये 2024 का क्वेश्चन है, और ये 2024 का कोई जेई का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन पूछी हुई है बी की वेपर फेज में जो आपने निकाली है। तो आई होप अब भी आपको समझ आ रहा है ना? जो सर करा रहे हैं उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। क्लियर है? देखो अपनी फैकल्टी पे जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, चलो स्कूल वाले तो एंड ही अलग रखते हैं क्योंकि स्कूल में तो आजकल सभी को पता है कि पढ़ाई नहीं हो रही। स्कूल में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, कोई मैटर नहीं कर रहा। यहाँ पे पढ़ रहे हो, ट्रस्ट करके पढ़ो। आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, वहाँ पे जितनी आपकी फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, ट्रस्ट करके पढ़ो। ठीक है? अगर आप डाउट्स करोगे ना अपने फैकल्टी पे, तो बेटा आप मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ में फैल जाओगे। क्यों? आपको हर चीज़ पे डाउट होगा, ये होगा या नहीं होगा, है ना, ऐसा आएगा नहीं आएगा, आप उसको क्रॉस चेक करने में इतना टाइम लगा दोगे, और जो आपका बिल्कुल मतलब एक वेस्टेज है। तो जो आपके टीचर करा रहे हैं करते जाओ मेरे बच्चे, आपके फ़ायदे के लिए हैं। और अपने जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे मेरे से, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो सब पे ट्रस्ट करो। ठीक है? चलो जी, राउल्स लॉ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है भैया? सोलवेंट आपका क्या है, लिक्विड है, इसमें सोलवेंट सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में है, सोलवेंट लिक्विड फॉर्म में है। सोलवेंट आपका वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इसके वेपर बनेंगे। ठीक है? वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनके जो वेपर बनाते हैं। ठीक है? वेपर फॉर्म होंगे। सॉलिड जो सोल्यूट है, ठीक है, ये आपका नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है सर? वेपर नहीं बनेंगे। क्लियर? अब मैं तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपने इतनी महंगी महंगी बुक्स खरीद रखी होगी, किसी ने प्रदीप खरीदी हुई है, किसी ने मतलब मॉडर्न एबीसी कोई खरीद के रखेगा, है ना, कोई डीसी पांडे खरीद रहा है, मतलब जो भी आती हैं बुक्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, उनमें बहुत भारी भारी लैंग्वेज लिखी हुई है ना? तो वो आप बेटा वहाँ से लिख सकते हो। थ्योरी बुक भी रीड करो, साथ साथ जो टॉपिक यहाँ पे होते हैं वो भी एक बहुत अच्छी हैबिट है।
तो यहाँ पे कोई पूछे सर आपने वोलेटाइल की डेफिनेशन नहीं लिखवाई, तो इतना नहीं चलेगा, आप अब बड़े हो गए हो। चलो जी, ये हमारा प्योर लिक्विड। अगर प्योर लिक्विड होता है, इसको आप हीट करते, यहाँ पे जो वेपर बनते वो किस फॉर्म में बनते बेटा? प्योर फॉर्म में, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा प्योर लिक्विड है, और यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे? सॉल्वेंट, क्योंकि हमें कुछ मिक्स भी करना है। क्या मिक्स करना है सर आपको? भैया दाने दाने से ये हरे हरे कलर के कुछ गोलियां सी डाल देते हैं। ये क्या है? ये आपका सोल्यूट है। ये क्या है? सोल्यूट है। कैसा? नॉन वोलेटाइल। कैसा सोल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। क्लियर है बात? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो अब आप इसको हीट करो। हीट करेंगे तो वेपर बनेंगे। वेपर कौन बनाएगा इस बार? जिसके बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं? सोलवेंट के ही बन रहे हैं। अब अच्छा, ये जो आपने लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया बेटा, अब मैं इस मिक्सचर को तो सॉल्यूशन बोलूंगा ना। इसमें सॉल्वेंट भी है और इसमें सोल्यूट भी है, तो ये मिक्सचर है। तो यहाँ पे जो वेपर बने, यहाँ पे जो वेपर बने, ये किसके बने? सॉल्यूशन के। और इनका जो प्रेशर होगा वो किसका प्रेशर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम पी एस से लिख रहे हैं। ठीक है, जिसको हम पी एस से लिख रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये टॉपिक आपको इस हेडिंग से भी आ सकता है कि राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। कुछ टीचर जो आपके सीबीएसई में होंगे, ठीक है, राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, वो इस नाम से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप डाउट्स मत रखना कुछ भी। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, बताओ? राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के प्रेशर के सम के बराबर होता है। ऐसे ही है, ये हमारा कहा। अब यहां पे हमारा सोल्यूट जो है, सोल्यूट जो है वो तो नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो पी ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, पी नोट ए, क्योंकि वो तो वेपर बना नहीं रहा। वेपर नहीं बना रहा तो वेपर प्रेशर नहीं, तो उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। जीरो हुआ तो यहां से पी टी की क्या वैल्यू आएगी? पी नोट बी काई बी, यही वैल्यू आएगी। और ये किसका सॉल्यूशन, ये किसका प्रेशर है? सॉल्यूशन का। इसको हमने किससे लिखा है? पी एस से। तो पी एस मेरा क्या आया? पी नोट बी एक्स पी। ठीक है, और इस केस में देखो, नोटेशन थोड़ी सी अलग है। जो हम स्टैंडर्ड लेते थे ना, पी नोट बी को, वो सिंपली क्या लिखा मिलेगा आपको? पी नोट लिखा मिलेगा। ठीक है, पी नोट बी को हम क्या लिख देते हैं? खाली पी नोट लिख देते हैं, बुक्स के अंदर कहीं में ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। या फिर आप इसको सोलवेंट की टर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, है ना। अब यहां से छेड़छाड़ हम करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन का आया वो ये आया, पी नोट वन माइनस एक्स ए। हाँ जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नोट माइनस पी नोट इंटू एक्स ए। चलो, बहुत बढ़िया।
अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए। किसी भी स्टेप में दिक्कत आए तो बताओ, है भाई? किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत आए तो बताओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी आंखें यहीं पे रखना। इसी इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन को हम एनालाइज कर रहे हैं। मेरे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आरएचएस में क्या है, पी नोट एक्स से, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सर आपको कैसे पता? अरे आगे प्लस का ही तो साइन है, पॉजिटिव ही तो है वैल्यू। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कब आ सकती है? दिस इज पॉसिबल व्हेन जो आपका पी नोट है वो बड़ा हो पी एस से। बताओ बताओ भैया। अरे आपने ये लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ये पॉजिटिव कब आएगी? जब ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, पी नोट ज़्यादा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर पी एस ज़्यादा हो गया तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। हाँ जी सर, बिल्कुल, इतना तो समझ आया। तो मतलब अब सारा का सारा खेल ये है, पी नोट ज़्यादा है। पी नोट है क्या? अरे पी नोट है क्या? पी नोट तो सर प्योर लिक्विड का, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है। पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। और पी एस क्या है? सॉल्यूशन का। और ये इक्वेशन क्या कह रही है कि पी नोट पी एस से ज़्यादा है। मीन्स अगर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है ना? यही है। ये तो बड़ा चमत्कारी सी चीज आई। क्या भैया? जब आपने एक सॉल्यूशन के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना? इसको तो सर ऐसे ही बोलेंगे। तो यहां पे एक मैं क्या लिख रहा हूं जो हमें याद रखने वाली बात है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब इसी को आपने इंग्लिश में लिखना है भैया, स्कूल में तो इंग्लिश में निकला है, तो बोल देना इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इंग्लिश और हिंदी जो लिख के आना है, मतलब आपके लिए तो इंग्लिश ही चलेगी। क्लियर है सर? अब मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी, पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट का ये, पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कितनी बार बोलोगे जब तक तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुस जाए? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे निकाला जाता है। वेरी गुड, अगर आपको याद है तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी नोट माइनस पी एस, ये कांस्टेंट है और ये इक्वल टू का साइन है। कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन मिलके मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकता हूँ। आइए, ठीक है, क्लियर है? और इस टर्म को
चलो इसको हटाते हैं। ये जो टर्म है आपकी, इसको बोला जाता है बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऐसे ही। क्या बता रहे हैं? वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। ठीक है, ये क्या बता रहा है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कितना कम हुआ। हाउ मच वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, ये क्या बता रहा है? हाउ मच वेपर प्रेशर is decreased by adding non-volatile solute, by adding non-volatile solute। देखो आपको हर एक जगह पे सबका मीनिंग क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब फिर यहां से तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब पी नॉट माइनस पी एस को आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा। क्या लिखा आपने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा काई ए के, है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है भाई? अरे चलो इसको 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 भूलो, इसको भूल जाओ, हटाओ। मैथ हमें नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, है ना? केमिस्ट्री में मैथ की चर्चा ही नहीं, है ना? तो जो हमने स्टेटमेंट बोली, उससे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का कम होता है। मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यही तो हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस वही लिखा है यहाँ से। ठीक है, अब एक और टर्म आती है, पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट का ये। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो? ये बताओ, नहीं है? अब ये जो टर्म है, इसे बोला जाता है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे क्या बोला जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी, वो बता रहा था कितना कम हुआ। ये बताता है कितना फ्रैक्शन कम हुआ। ठीक है, फ्रैक्शन में है ना ये क्या बताता है? हाउ मच फ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन आएंगे ना, जब जब आपको एहसास होएगा इन टर्म्स का। हाउ मच फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कितना कम हुआ ऑफ वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब यहां से मेरे को एक और चीज ध्यान दे, जो ये टर्म है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? इसको हम क्या कह रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आर एस वी पी होता था सर, सुना था आर एल वी पी। आपको आर एल वी पी याद रहेगा तो आप किसी की लिस्ट में आर एस वी पी बन के जा सकते हो, है ना? भैया यहाँ से जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, उतनी अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी, उतने ही बच्चे आपको आर एस वी पी में डाल के कोई ना कोई आपको बुलाएगा। तो पी नोट माइनस पी एस अपन पी नोट किसके बराबर आ रहा है? का ये मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सर आप कितनी देर से ऐसे ही घुमा रहे हो? घूमने का ही टॉपिक है बेटा, थ्योरी थ्योरी तुम कहते हो ना, थ्योरी, ये रही थ्योरी। मतलब अगर कहीं पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है आपको? वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या बात है सर? हमारे पास इक्वेशन है बेटा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू काई ए। ठीक है, इज इक्वल टू काई ए। अच्छा, काई ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सर हर एक बार कुछ ना कुछ बढ़ा देते हो। ठीक है, ये हमें, ठीक है, ऐसे है। इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर रहे हैं। रीअरेंजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो सर? क्यों कर रहे हो? टू ईज द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। हाँ हाँ, फिर तो कर लो। ठीक है, फिर तो कर सकते हो, है ना? तो क्या, क्या बनेगा रीअरेंज करके? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई आपको करना नहीं आएगा, कोई आपको डेरिवेशन नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस, सॉरी, हाँ, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यूज दिस फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। सर ऐसे ही कुछ भी लिख रहे हो? ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख रहा मैं। आप ये वाली टर्म और ये वाली टर्म उठाओ, इन दोनों में से वन माइनस कर दो। ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना, ये रीअरेंज करके आ जाएगा। वन भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से वन अपने आप ही बन रहा है। इसमें डिनोमिनेटर स्प्लिट करो, इस साइड डिनोमिनेटर स्प्लिट करो, वन बनेगा, वन को आप भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, और एलसीएम लेके आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इस फॉर्मूले का जादू देखो, जादू, कैसा जादू? अब ये फॉर्मूला मैं कितनी जगह पे कनेक्ट करने वाला हूँ? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ऐसा ही है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। एन ए अपॉन एन बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काई ए अपॉन काई बी। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एन ए क्या होगा? मास ऑफ ए अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ ए इनटू मास ऑफ बी, ऊपर चला जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ बी, है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000, क्योंकि ये चीज़ मेरी इसके बराबर भी तो होती है ना। तो इस फॉर्मूले को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आई होप आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल गया है। अब ऐसे ही बनती है बेटा आपकी फॉर्मूला शीट। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो आओ क्वेश्चन करो। फॉर ए डाइल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई आपके पास सॉल्यूशन है, कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Lowering of vapor pressure
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पहली चीज तो मैं यही लिख रहा हूँ कि मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये होती है, किसके बराबर होता है ये, पी नोट का ये। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू का ये। मैंने ये दो इक्वेशन पढ़ी है ना। ये इक्वेशन कहती है रिलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये इक्वेशन कहती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत बढ़िया। अब देख लो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रोडक्ट के इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है देख लो अपने हिसाब से। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भैया ये सॉल्वेंट का है ना, ये किसका है, सॉरी सॉल्यूट का ही तो है, ये सॉल्यूट का है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो यही है फिर। लेकिन क्या आपको ऐसे ही आंसर कर दोगे, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, वो भी ध्यान रखना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल है भैया, इक्वल टू है, एग्जैक्टली इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पीएस इक्वल थोड़ी है मोल फ्रैक्शन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी सोल्यूट के है ना। तो यहां से मेरे को एक ही ऑप्शन ठीक लगा, और वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब ऐसे ही थ्योरी वाले क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन बन के आते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको असर्शन रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोर, टोर प्रेशर की यूनिट है। When 1.2 gram of non-volatile solute substance is dissolved in 100 gram of acetone at 20 degrees Celsius, its vapor pressure was 183। ठीक है, तो वेपर प्रेशर प्योर एसीटोन का दिया हुआ था, वेपर प्रेशर हमें प्योर एसीटोन का दिया हुआ है, मतलब पी नोट की वैल्यू जो आपका सॉल्वेंट है उसका दिया हुआ है वेपर प्रेशर 185। टोर, टोर प्रेशर की ही यूनिट होती है। अब कह रहे हैं इसमें 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सब्सटेंस आपने ऐड कर दिया। ठीक है, आपने क्या ऐड करा है, 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 1.2 ग्राम। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम। इट्स वेपर प्रेशर, इट्स मतलब सॉल्यूशन, इट्स मतलब सॉल्यूशन, क्योंकि एसीटोन में जब आपने एक सब्सटेंस डाला जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। 185 से कितना हो गया, 183 टोर ये हो गया। क्लियर है, निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहां से मोलर मास मुझे इस वाले फॉर्मूले से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लगा दूंगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एम बी ऑन एम ए। क्लियर सर, आप यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हो, भैया यही इजी होता है आपके लिए, इसी से आपकी कैलकुलेशन आसान होंगी, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन टफ होती जाएंगी और जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, एसीटोन, एसीटोन का क्या होगा, ये एम बी, एसीटोन का फॉर्मूला पता है आपको, एसीटोन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, CH3 COCH3, सिंपल सा लिखो, CH3
COCH3। तो इसके पास कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन का 36। कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 42 हो गया, है ना, ऐड करके। और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना आ गया? 58। तो मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का आ गया 58, और ये हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर है सारी कैलकुलेशन? तो आप यहाँ से Ma की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर? यहाँ से आप Ma की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन है, मेंस 2015 में आया हुआ है, जेई मेंस 2015 में आया हुआ है। तो यहाँ से ये आपके न्यूमेरिकल फ्रंट वाले क्वेश्चंस हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रीड करो क्वेश्चन क्या कहते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल के पी ए, पी बड़ा आएगा के पी ए एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है, मीन्स पी नोट हमें दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल। कह रहे हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उस सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर निकालना है। मोलैलिटी दी हुई है, कितनी है? 1 मोलल। मोलैलिटी दी हुई है 1 मोलल। तो अब हमें ये चीज पता है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। पी एस की वैल्यू चाहिए, बाकी जो है डाल दो। 12.3, अच्छा ये किलो पास्कल में है तो इसका पास्कल में बना लेना 10⁻³ माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1 मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का मोलिकुलर वेट क्या होता है? 18 अपॉन 1000। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, है भाई, यहां से आपकी क्या इक्वेशन बनेगी? 12.3 इंटू 10⁻³ माइनस पी एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इज इक्वल टू 18 पी एस। तो ये मेरा क्या रहेगा? 12.3 इंटू 10⁶ माइनस 1000 पी एस इज इक्वल टू 18 पी एस। ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12.3 इंटू 10⁶ अपॉन 1018 इज इक्वल टू पी एस। तो सोल्व करो, कैलकुलेट करो। देखो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैलकुलेशन बेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन बेस वो ज़्यादा रहेगा उसमें, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? मज़ेदार सी बात, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे सर बॉइलिंग हो जाए, है ना, क्या हो जाए? बॉइलिंग हो जाए। वाटर की अगर हम बात करें तो जिस टेम्परेचर पे अगर आपका पानी उबलना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं सर? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बहुत सही, लेकिन कसम खा लेना आज के बाद ये डेफिनेशन नहीं बोलोगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलोगे? ये 6th क्लास की डेफिनेशन आप 12th क्लास में नहीं लगाओगे। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग होता ही क्या है। आपने पानी लिया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ थर्मामीटर डाल देना भाई। थर्मामीटर डाल के अब बॉइलिंग जैसे होगी, इसके वेपर बनेंगे। इसके वेपर जब बनेंगे तो इनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा।
अब ये कंटेनर ओपन है, ठीक है, ये कंटेनर क्या है, ओपन वेसल है, बाहर का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर क्या है, हवा है, हवा के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वही होगा नॉर्मल, कितना, 1 एटीएम, 1 एटीएम होगा, ठीक है। चलो 1 एटीएम भी हटाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा, बहुत बढ़िया। जब इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, नोट डाउन द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को नोट कर लो, क्योंकि वही टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट है, या हम बोले बॉइलिंग टेम्परेचर है। बात समझ आई? दोबारा दोबारा दोबारा, है ना भाई, आपने पानी लिया कंटेनर में, उसको गर्म करना स्टार्ट किया, एक थर्मोमीटर डाल देना, पानी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, बहुत सही, वो नोट हो जाएगा। जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, किसके कारण, वेपर्स बनेंगे सर, बहुत बढ़िया सर। वेपर जब बनेंगे, उनका प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, सर अब हम ये घर तो नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते। जब वेपर प्रेशर का, ये जो वेपर्स बने, ये प्रेशर लगाएंगे, कहाँ लगाते हैं, इस सरफेस पे, इनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ आया? क्या लिखना है, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure या external pressure becomes equal to external pressure, जिसको हम जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब ये 6th स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन छोड़ देना। इस 6th स्टैंडर्ड में क्या होता था कि सर जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, अब आपको क्लास 12th में, अब आपको क्लास 12th में, अब ये बच्चों वाली डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्लियर हो गया? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का निकालना है तो वो क्या है कि भैया जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड के जो वेपर बने होंगे, उनका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उनका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर आप कहते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है नॉर्मल, अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पता है क्या है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ सर, ये बॉइलिंग पॉइंट कब है, मीन्स जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 एटीएम। मीन्स ये क्या बता रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस मुझे क्या बता रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आके पानी के जो वेपर बनेंगे, उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। मान लो 760 mmHg, इतना ही होता है। मीन्स अब देखो देखो देखो, अब मैं दो चीजें लिख रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं, PATM 760 mmHg है, तुम्हारा वेपर प्रेशर पानी का जब 760 mmHg हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पे ये काम हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे उसके वेपर इतना प्रेशर लगाने लग जाएंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और जनरली होता क्या है, ये काम कितने पे हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है।
100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, 500 mm है। सर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाता है? बिल्कुल यार, आप माउंटेन पे जाते हो वहां पे क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। अच्छा सर, अगर ये कम होगा तो अब मेरे को एक बात समझ आ रही है कि पानी के प्रेशर को, पानी के जो वेपर बनेंगे जब उनका प्रेशर 500 mmHg हो जाएगा तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बराबर सीखे हो। अब मेरे को ये बताओ, ये जो टी होगा ये ग्रेटर देन 100 आएगा या भाई लेस देन 100 आएगा? इस टाइम पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली? सोच लो, है भाई, सोचो। अरे कैसे सोचोगे, देखो भाई, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना वेपर बन रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता था तब जाके वेपर प्रेशर कितना पहुंचता था, 760 mmHg। अब हमें तो कम ही बनाने हैं, हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, 500 mmHg चाहिए। तो टेम्परेचर क्या होगा, कम टेम्परेचर पे ही ये काम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे ही पानी के प्रेशर, पानी के वेपर्स का प्रेशर 500 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या आंसर आया, नीचे वाला। कि भैया अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से क्या सीखा मैंने, यहां से क्या सीखा कि अगर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर ही कम हो जाए है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो आप कहते हो कि माउंटेन्स पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे बॉईल हो जाता है भाई। अगर आपसे अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसे पूछ लें कि एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉइल्स एट लेस देन, एट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। वाई, क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भैया एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड एक्सटर्नल प्रेशर, जिसको तुम क्या ले रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लेस देन 1 atm हो जाएगा। लेस देन 1 atm होगा तो हमारा टेम्परेचर भी क्या आएगा, लेस देन 100 आएगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस कब होता है, जब आपका वेपर प्रेशर कितना हो, जब आपका वेपर प्रेशर कितना हो, 1 atm हो। तो रीज़न समझ आ गया, ये हमारा रीज़न है, एट हाई एल्टीट्यूड एक्सटर्नल प्रेशर इज लो, so therefore water boils at less than 100 degree celsius, water boils at less than 100 degree celsius। तो मेरे को इतना तो समझ आ गया यहाँ पे कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा है भाई, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। बॉइलिंग पॉइंट आप तभी निकाल सकते हो बेटा जब, अब जैसे ना कुकर वाला आपने क्वेश्चन सुना है ना, कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना बहुत जल्दी बन जाता है। आपने यहाँ पे पानी डाला हुआ है, सब्जियां डाली हुई हैं, सब कुछ डाला हुआ है, आप नीचे से इसको हीट कर रहे हो, आपके यहाँ पे क्या बन रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, वेपर्स बन रहे हैं, वो प्रेशर लगा रहे हैं। आप कहते हो कि वेपर, इसमें क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, है ना।
कुछ हद तक ये ठीक माना जा सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन में जाके आप पढ़ोगे बेटा, जब बॉइलिंग पॉइंट है ना वो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर डिफाइन नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट क्लोज कंटेनर के अंदर डिफाइन नहीं होता। देखो बॉइलिंग पॉइंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इन वेपर प्रेशर का, इन वेपर्स का जब मैं प्रेशर काउंट करूं तो वो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। वो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक्चुअल में वो बात पता है क्या होती है? जब इनको एक्सटर्नल प्रेशर फील होगा, अब आपने ऊपर लगा दिया ढक्कन, ढक्कन लगाने से क्या हो गया? इनको एक्सटर्नल प्रेशर ही फील नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में आप वेपर प्रेशर, आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बता ही नहीं सकते। जर्नली हम कह देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो किस रीजन से कहते हैं वो भी आप सुनो। एक होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है, हाँ सो बॉयल्स चार्ल्स की छोड़ो, आपने पढ़े नहीं है। एक होते हैं गैसियस लॉज होते हैं हमारे। क्या होते हैं? गैसियस लॉज होते हैं। गैसियस लॉज क्या कहते हैं कि अगर हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, या टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, क्लोज कंटेनर के अंदर की ये बात है, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, जभी तो ये वॉल्व दिया होता है। ये वॉल्व किस लिए दिया है? कि भैया प्रेशर को रिलीज करने के लिए, प्रेशर को रिलीज करने के लिए। अब यहाँ पे जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे कुकिंग फास्ट हो जाती है आपकी। एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जब भी डिफाइंड होता है जब वहाँ पे आप एक्सटर्नल प्रेशर, जब जो वेपर बन रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर को फील कर सकें। यहाँ पे बंद कंटेनर के अंदर वो फील नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? प्रेशर कुकर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इन जर्नल हम लिख देते हैं बेटा कि प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट नॉट डिफाइंड इन रिजिड कंटेनर और वैक्यूम। बॉइलिंग पॉइंट is not defined in rigid containers और वैक्यूम। आईआईटीएन बनोगे ना तब जाके समझ आएगा ये। ठीक है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, पढ़ोगे अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो सर मैं इसका आंसर क्या लिखूं जब वाई प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम? है भाई, प्रेशर कुकर क्यों रिड्यूस कर देता है? बताओ क्यों? आंसर आप यही लिखोगे कि भैया प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है ये लिख देना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है वो आपके टीचर बताएंगे। ठीक है, वो कौन बताएगा? आपके टीचर बताएंगे। चलो आज के लिए बेटा इतना ही था। आपने प्रेशर कुकर वाला कॉन्सेप्ट सीखा, आपने बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट सीखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं आपसे, थैंक यू बेटा।